हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में एक और टॉपिक आपके सामने व्याकरण का आने वाला है, जो कि आप देखिए वाचा पढ़ ही चुके हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा और संज्ञा के साथ ही संज्ञा के विकारी हमने वचन पढ़े। और आज मैं एक नया लेकर टॉपिक आई हूँ, आपका बिल्कुल व्यक्तिगत टॉपिक रहेगा। आप ऐसे भी इसको सर्च कर सकते हैं और इसके साथ भी पढ़ सकते हैं, और वो है क्रिया। अब आप कहेंगे क्रिया भी तो मैम हमने पढ़ी है, फिर आप ये क्रिया लेकर आए पीछे और आपने वचन पढ़ा दिया। तो वचन क्रिया सब पढ़ना है बच्चा, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया में भी हम जानते हैं जो कार्य करने का बोध कराए। जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ। अरे भाई, अब आप ये भी तो जाने कि क्रिया के टाइप क्या हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये सब एक शब्द का परिचय होगा। ठीक है, चलिए तो क्रिया में क्या देखना है हमें। सबसे पहले क्रिया का अर्थ देखेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ है करना, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जिस पद से कुछ करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। जिस शब्द से या पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध कराया जाता है वो क्रिया पद कहलाता है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है क्रिया। अथवा जिन शब्दों से किसी कार्य के होने करने का बोध हो वो क्रिया है। क्रिया की ये सब बातें आपको पता थी। अब देखिए कुछ उदाहरण से देखते हैं, ये भी आप जानते हैं, मैं बता रही होंगी कि आप क्या जानते हैं। खरगोश गाजर खा रहा है तो खा रहा क्रिया है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं क्रिया है। पेड़ की डाली टूट गई क्रिया है। रेखा गाती है, गाती क्रिया है। औरतें खाना बना रही हैं, बना रही क्रिया है। तो उपयुक्त उदाहरणों में खाने का, गाने का, पढ़ाने का, बनाने का, सारे के सारे क्या है, क्रिया शब्द हैं। अब देखिए एक और बात, यहाँ पर एक देख रहे होंगे आप शब्द धातु। इसका प्रयोग ज्यादातर आपने देखा है संस्कृत में होता है, और संस्कृत में मैं आपको पढ़ाते समय, धातु बताते समय कह देती हूँ, आप क्रिया के नाम से याद रखो इसको, है ना। तो क्रिया तो एक पूरा करने वाली क्रिया हो गई, पर धातु क्या है, उसी क्रिया का मूल रूप। वो क्रिया, जैसे मैंने कहा पीना, तो वो पीना शब्द कहाँ से निकला है, वो पीना क्रिया कहाँ से निकली है, जहां से वो उत्पन्न हुई है वो धातु है। तो देखिए क्रिया के मूल अंश को, किया नहीं क्रिया है यहाँ पर, क्रिया के मूल अंश को आप क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, जहां से क्रिया बनती है। क्रिया के समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे चल, खेल, पढ़, लिख, देख, सुन, गा, ये धातुएं हैं। अब इसमें आप चलता है, खेलता है, पढ़ेगा, खाएगा, नाचेगा, खेलेगा, कूदेगा, ये तो गा गी गा लगा के आपने एक पूरी क्रिया बना दी। पर कहाँ मुख्य क्रिया, मुख्य धातु क्या, चल, गा, खाद, खेल, है ना। तो आप समझ गए कि धातु क्या और क्रिया क्या है। क्रिया तो उसके रूप में बनने वाला वो शब्द, धातु उसका मूल अंश है। क्रिया के समान रूप देखिए, किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो कोई अंश ऐसा होगा जहां सभी रूपों में समान रूप से मिलेगी। समान रूप से मिलने वाला जो अंश है वही धातु है, समान रूप से वो धातु मिलेगी। जैसे लिखता है, लिखा, लिखेगा, धातु क्या है, लिख, 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 मूल शब्द क्या है, लिख। लिखते, लिख रहे, सभी में लिख धातु है। उपयुक्त सभी क्रियापदों में, चाहे वो लिखता है, मतलब क्रियापद क्या है जो काल के अनुसार बदल रहे हैं, पर उसका जो मूल धातु क्या है जिसमें वो क्रिया काम कर रही है, तो लिख। तो क्रियापदों में लिख समान रूप से मिलने वाला अंश है, आता है धातु है। लेकिन चलना, फिरना, गिरना, खेलना, पढ़ना आदि क्रियापदों में चल, फिर, गिर, खेल, पढ़, ये धातुएं हैं। अब आप समझ गए कि इसका मूल, ये तो गिरना से हो गया यहाँ पर क्रिया, लेकिन गिर हो गई धातु। ना लगने से हो गई पूरी क्रिया, खेल हो गई धातु। ना लगने से क्रिया, पढ़ हो गई धातु। ना लगने से क्रिया, चल हो गई धातु। ना लगने से क्रिया, फिर हो गई धातु। अब आपको समझ में आया होगा धातु क्या है, क्रिया क्या। चलिए, क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक या सकर्मक। अब अकर्मक का क्या अर्थ है, तो अकर्मक में से भी दोनों में कॉमन देखो क्या है, कर्मक, कर्मक कॉमन शब्द है। इस आ और सा का क्या है, तो सा मतलब होता है सहित, और आ मतलब होता है बिना। कर्म के बिना तो अकर्मक, कर्म के साथ तो सकर्मक। जहां वाक्य में कर्म आ जाए, सीता गाना गाती है, कर्म है इसमें गाना, सीता गाती है, कर्म नहीं है।
तो कर्म है गाना गाती है तो सकर्मक, कर्म हटा दिया गाती है तो अकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसको थोड़ा और अच्छे से देख लें। क्रिया के भेद प्रभेद को निम्न तालिका के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए कैसे तालिका, अब क्रिया के आपको दो भेद देखने, अकर्मक और सकर्मक। ये तो हमने देख लिया। इसके अंतर्गत भी कुछ है क्या? हाँ भाई, वो कह रहा है पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जहां पर आपको कर्म पहचानने में आएगा और कई बार नहीं भी आएगा। और बताइए, इसके अलावा भी हैं क्या? पूर्ण कर्मक में दो भागों में बटा है। स्थिति बोधक है तो पूर्ण कर्मक होता, गति बोधक में पूर्ण कर्मक है। वो कह रहा है भाई यही अकेले नहीं है, सकर्मक भी है, तो पूर्ण सकर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। देखिए इतना, अब आप ये सब देख के घबराना नहीं, मैम हम कैसे, अरे मैं बताऊंगी आपको कैसे पहचानना है। पर अभी तक हम क्रिया पढ़ी, पहले तो हमने कार्य करने को क्रिया कहते, चलना खाना उठना बैठना क्रिया। आज आपने नया देखा धातु होती है, उसका मूल भाग जो हम संस्कृत में पढ़ते वो हिंदी में भी वाकई होती है। दूसरी बात समझी नई आपने, पहली बात नहीं समझी धातु, क्रिया तो पता थी आपको। दूसरी बात आपने जाना कि सकर्मक अकर्मक होती, ये भी चलिए हम 8th 9th में पढ़ चुके थे और पढ़ भी रहे हैं। पर ये आपके लिए नया है कि अकर्मक पूर्ण और अपूर्ण होती है, पूर्ण के आधार पर स्थिति और गति के आधार पर पूर्ण होती है। यहाँ सकर्मक भी 3 प्रकार से होती है, पूर्ण, द्विकर्मक जहाँ 2 कर्म हो और एक अपूर्ण सकर्मक। अब कैसे, देखिए अकर्मक क्रिया देखो, वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक, आप जान गए थे, शुरुआत में मैंने बता दिया। अकर्मक क्रियाओं का केंद्र प्रधान विषय करता रहता, मतलब उसमें मुख्य है, सीता गाती है, सीता से काम हो रहा, बस क्या गा रही नहीं पता हमको। अकर्मक कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य जहाँ फल का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता। सीता गा रही है, प्रभाव सीता पर पड़ रहा है, कुछ नहीं, ये भी मत समझिए। बस ये है कि इसमें कर्ता मुख्य है, कोई कर्म नहीं आया, अकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्म नहीं कर्ता पर पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये मुख्य बिंदु है, बस ये याद रखो आप तो कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोर नाचता है ना, मोर कब नाच रहा है, बारिश में नाच रहा, गर्मी में नाच रहा, कुछ नहीं पता। मोर नाचता है, राम हंसता है, तेज हंस रहा, ऊंचा हंस रहा, आज हंस रहा, कल, कुछ नहीं पता। घर में हंस रहा, बाहर हंस रहा, नहीं मालूम, सिर्फ हंस रहा है। सीधा सीधा क्रिया और कर्ता। इसमें क्रमशः नाचना हंसना क्रिया कर्म की आवश्यकता यहाँ नहीं है, सीधे साधे अपने कर्ता से इनका संबंध, सीधा साधा वाक्य है ये। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आ गया अकर्मक से। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, मतलब जहां कर्म की आवश्यकता होती है, सीधी सीधी बात समझेंगे हम, कर्म अनिवार्य रूप से रहता है। जैसे सावित्री ने खाया, अगर ये बोलते तो क्या हो जाती, अकर्मक। पर सावित्री ने क्या खाया भाई, उत्तर मिल रहा है, बेर खाए। यहाँ खाए क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है कि बेर खाए, बेर कर्म के बिना खाए क्रिया पूर्ण स्पष्ट नहीं हो रही थी, इसलिए ये सकर्मक है। बिंदु पुस्तक पढ़ रही है, कर्म आ गया। राम ने रावण को मारा, कर्म आ गया। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, कर्म आ गया। रेखा ने फल खरीदे, कर्म आ गया। मीना गाना गा रही, कर्म आ गया। अब अगर इसमें से ये हटा दिया जाए तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, रेखा खरीद रही है, मीना गा रही है, बिंदु पढ़ रही है, राम ने मारा, अकर्मक। अगर ये नहीं है और ये सारे हैं तो ये हो गया आपका सकर्मक। कर्म की पहचान करने के लिए कर्ता और क्रिया को जोड़कर प्रश्न करें। कहा ना, प्रश्न मिले, प्रश्न का उत्तर मिले। सीता जा रही है, कहाँ जा रही है? जब कर्ता और कर्म मिलके किसी प्रश्न का उत्तर दे दे कि वो बाजार जा रही है, तो वहां पर उत्तर यदि प्राप्त हो जाए तो सकर्मक। संज्ञा को परसर्ग अर्थात पूर्णतः परसर्ग रहित होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, आपका कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अकर्मक क्रिया अब आ जाइए, 2 प्रकार की देखी थी हमने, पूर्ण और अपूर्ण। अब देखो पूर्ण क्या है, जानो। क्रिया को किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, पूरक के बिना ही वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। पूरक मतलब पहले से कोई हमें क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बालक सो रहा है, बस बालक खाकर सोया, बालक उठकर सोया, बालक पलंग पर सोया, कोई जरूरत नहीं है। ये है पूर्ण अकर्मक। इसे किसी भी अकर्मक, बस बालक सो रहा है ना, हमने उसे कहीं भी सुलाया, हम आपको मतलब नहीं है, तो क्या हो गया ये
पूर्ण अकर्मक है ये, थोड़ा सा भी कर्म कहीं प्रवेश करने की गुंजाइश में ही नहीं है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। पूर्ण का अर्थ है ये क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं, जिन्हें पूर्णता के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सोना, आना, जाना ये अपने आप में पूर्ण अकर्मक है। वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह सो रहा है, खत्म हो गया वाक्य। अब यहां देखिए, ये अपने अर्थ से स्पष्ट कर देते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया भी दो भेद की होती है। देखिए, स्थिति में बताया था नहीं, जो गत्यार्थक मतलब गति में। अब अभी ये तो हमने बता दिया कि जाना, सोना, खाना, पीना ये अपने आप में पूर्ण हो गई, ठीक है। अब लेकिन पूर्ण के भी दो प्रकार में कैसे, देखिए दो प्रकार अभी इसके बताए नहीं है, है ना। अभी हम पहले अपूर्ण पर चलते हैं। जिन अकर्मक क्रियाओं को पूरक की आवश्यकता होती है, जैसे आकांक्षा बहुत चतुर लड़की है, राम आजकल स्वस्थ है। यहाँ आजकल कोई ऐसी, देखिए इन क्रियाओं में किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, किंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता। अब ये आप कर्म में नहीं ले जाओगे, ये तो विशेषण का काम कर रहे हैं। ये आपका कालवाचक यहाँ पर विशेषण हो रहा है, तो किसी कोई कर्म नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन कोई एक शब्द इसकी मदद करने के लिए आएगा। ये अकर्मक क्रिया ही कहलाएंगी, किंतु ये अपूर्ण कर्मक, हाँ अपूर्ण अकर्मक कहलाएंगी। मतलब कुछ आए भी हैं जो कर्म भी नहीं है, लेकिन मदद के लिए एक शब्द आया है। भाई बहुत तेज दौड़ता है, ये अकर्मक है। भाई बहुत चतुर है, अकर्मक है। कर्म नहीं आया उसका कहीं पर भी, विशेषण आया है। समझ गए आप? चलिए, उपयुक्त उदाहरणों में चतुर, स्वस्थ विशेषण है। पदों के अभाव में अपूर्ण और निरर्थक से लगते हैं। साथ ही यह भी चतुर और स्वस्थ कर्म भी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सीधा संबंध है लेकिन कर्ता से। बनना, निकलना, होना ऐसी अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं जो किसी ना किसी पूरक की जरूरत ही पड़ती है, तब जाके वो वाक्य स्पष्ट होता है ना। वह नेता बनेगा, वह मूर्ख निकला। तो इनके लिए वह बनेगा, क्या बनेगा बताना तो पड़ेगा ना, नेता। तो नेता यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, मूर्ख विशेषण का काम कर रहा है। ध्यान रखना, कर्म का काम नहीं कर रहे हैं। ये विशेषण यदि आया तो वो कर्म नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अपूर्ण कर्मक। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं का फल कर्म के अनुसार दिया जाता है, वो सकर्मक है। कर्म के अभाव में क्रियाओं का कोई भाव स्पष्ट नहीं होता, वाक्य का पूरा संगत अर्थ नहीं निकलता है, वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया में जैसे क्रिया के पहले क्या अथवा किसको का प्रयोग प्रश्न किया जाए तो कोई उत्तर मिल जाए, है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस एक यहाँ पर संज्ञा है जो कर्म का काम कर रही है, अब यहाँ पर विशेषण नहीं है। नीरज गीत गा रहा है, गीत गाना, गीत है, गीत जो यहाँ पर कर्म का काम करे, तो ये सकर्मक है। अब ये भी तीन प्रकार की हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं, जो क्रियाएं एक कर्म के साथ जुड़कर पूरा वाक्य बना दे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी लिखी, ठीक। फिर कुसुम पत्र लिख रही है, श्री राम ने रावण को मारा, शकुंतला ने कहानी लिखी। ये सीधा एक ही कर्म आया, काम हो गया, एक कर्मक। पूर्ण सकर्मक में क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए दो कर्म बीच में आ जाए। कैसे? देखो, इन दो कर्मों में प्रथम प्राणीवाचक, द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक भी हो सकता है। प्राणीवाचक, अब देखिए मुख्य कर्म व्यक्ति चिन्ह रहित या गौण व्यक्ति, कैसे होगा? अब यहाँ देखो, वह शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, दो आ गए कर्म। राम ने श्याम को चित्र बनाकर दिखाया, श्याम और चित्र आ गए। मैंने बाजार से केले खरीदे, बाजार और केले आ गए। राधा ने जया को पुस्तक दी। तो जहां दो कर्मों का हो वो भी सकर्मक होगा, लेकिन क्या होगा? पूर्ण द्विकर्मक। यहाँ पर ध्यान रखना, वी नहीं है, द्विकर्मक, जहां दो कर्म का प्रयोग हो। चलिए आगे बढ़ते, उदाहरणों से समझ में आएगा। पूर्ण द्विकर्मक में और भी हैं, ये देखिए वही थे, बस उदाहरण के आधार पर थे। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया, सकर्मक होते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, पूरक शब्द की आवश्यकता रहती है। जैसे विजय रोहन को मूर्ख समझता है। अब विजय रोहन को समझता है तो एक तो हमें कुछ पूर्व लगाना पड़ेगा, विशेषण ही भली, तो वो भी क्या हो जाएगा? सकर्मक है पर अपूर्ण सकर्मक है। हमने एक विशेषण का प्रयोग कर दिया वहां पर, समझ गए आप? अकर्मक नहीं आएगी, सकर्मक ही आएगी पर अपूर्ण। अब देखिए, बिना पूरक और पूरक सहे, जैसे मुझे तो वह पर्याप्त लगता है,
मुझे तो वह पर्याप्त अनुभवी लगता है। ये पूर्ण हो गया, यहाँ पर एक विशेषण लगने से ये क्या हो गया, पूर्ण सकर्मक हो गया, है ना। वे हमारे थे, वे हमारे गुरु थे, हो गया यहाँ पर। मैं तुम्हें अपना मानता हूं, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, ये भाई लगने से भी यहाँ पर एक विशेषण आ गया, तो ये अपूर्ण सकर्मक में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रकार के लिए एक विशेषण का उसको पूर्ण करने के लिए हमने उसे अपना चुना है, हमने उसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो ये जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो एक विशेषण का प्रयोग करते हुए अपूर्ण सकर्मक का काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये सारे शब्द बता दिए कि ये लगने से क्या हो गया, ये पूर्णता तो प्राप्त की, लेकिन चूंकि सकर्मक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया ये। अब देखिए, संरचना की दृष्टि से भी ये 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया होती, जब किसी को प्रेरणा दी जाए कोई कार्य करवाने के लिए। संयुक्त क्रिया होती, नाम धातु कृदंत क्रिया होती है। इसमें कुछ जो नया है, जो आपने सुना हो अभी, तो ये देख लो पहले। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए, है ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे प्राचार्य ने माली से, अब जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी को प्रेरित करने का काम करवाए, उन्हें भी प्रेरणार्थक, सॉरी मेरे से गलती हुई, ये जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करने के लिए, किसी और को काम करने के लिए प्रेरित कर दे। ठीक है, जैसे प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया, उसने खुद नहीं किया, संदेश तो भिजवाया पर माली से भिजवाया। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, मैंने उसे खाना पकाना सिखाया, मैंने उससे यह काम करवाया। तो जब कर्ता खुद ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करे, वो प्रेरणार्थक क्रिया। उपयोग अब यहाँ बता दिया। अब सभी प्रकार के 2-2 कर्ता हैं, जिसमें भिजवाया, भेजा, माली, ये सब क्या है, ये पूरा कथा दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं काम करने के लिए। प्रेरित, जो कर्ता कार्य करवाता है वो होता है प्रेरक, और जिसको करने के लिए बोलता है, वो प्रेरणा दी जाती है, वो होता है प्रेरित। जिस प्रकार कर्ता के 2 भेद होते हैं, उस प्रकार क्रिया के भी 2 रूप या कोटियां बनती है। प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक। एक तो खुद करवाए और दूसरा किसी को करने के लिए प्रेरित करे। जब प्रथम कर्ता स्वयं अब भी कार्य करने में प्रेरणा देता है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, माँ ने बच्चों को बोलना सिखाती है, तो यहाँ पर कार्य खुद भी कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं सबको कविता सुनाता हूँ, तो सब सुन भी तो रहे हैं कविता, मैं सुना रही हूँ, तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ, प्रेरित होकर दूसरे को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। आप समझ जाएंगे जब इस तरीके की मैं सबको रुलाता हूँ, तो कोई रो रहा भी तो है बस, ओके। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या, प्रथम कर्ता स्वयं को सम्मिलित ना करके प्रेरणा दे दे, वो तो हमने स्वयं ने करवाया काम, अब वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा, वह टाइपराइटर से टाइप करवा देगा। तो ये क्या है, हमने दूसरे को उसमें काम में इन्वॉल्व किया, मैंने उसे टाइपिंग सिखाई, मैं उस काम में इन्वॉल्व हुई, यहाँ मैंने उससे करवाया तो उसको प्रेरित किया, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, संयुक्त क्या है, संयुक्त अर्थ होता है एक साथ मिलना, जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। 2 या 2 से अधिक धातुएं आ जाएं, 2 या 2 से अधिक जो क्रिया धातुएं मिल जाए तो संयुक्त क्रिया। कैसे, देखिए, कुसुम घर आ गई, आना भी क्रिया है और गई भी क्रिया है। उसे जाने दो, जाना भी क्रिया है, उसे खाने दो, खाना भी क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना भी क्रिया और रहा हूँ क्रिया, तो 2 क्रियाएं आ रही, संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया के भी भेद हैं भाई, हमने एक प्रेरणार्थक पढ़ लिया, संयुक्त क्रिया पर आ गए। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, जब कर्ता व कर्म के मूल कार्य को मुख्य क्रिया कहते हैं। जो कर्ता और कर्म कार्य करे, कर्ता करे या कर्म करे, जैसे उसे जाने दो, कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को व्यक्त करने वाली क्रिया। मैंने पत्र लिख लिया है, तो यहाँ पर जो इसको प्रभावित करे, किसने पत्र लिखा, कभी कभी मिलने आया करो, तो इनमें जाने दो, लिख लिया, मिलने आया करो, पूरे एक संयुक्त क्रियापद है, परंतु संयुक्त हो जाने पर भी उनमें मूल कार्यक्रम से जाने, लिखना, मिलना है, अतः ये मुख्य क्रिया है।
तो यहाँ पर मतलब ये कि यहाँ पर कोई एक सहायक क्रिया काम नहीं कर रही है, देखिए अब। पर अब सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, मैं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर पढ़ना मुख्य क्रिया है, एक और काम हो गया चुका हूँ। देखिए आगे मिलने आया करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से क्या है, मुख्य क्रिया, आया करता हूँ सहायक हो गई। जाने दो मुख्य क्रिया है, साथ में एक वो सहायक क्रिया, बस यहीं कहीं उसको डिवाइड कर दिया। जो दूसरी क्रिया है वो सहायक क्रिया है। संयोजी क्रियाएं क्या है, क्रिया के पक्ष वृत्ति वाच्य की सूचना प्रदान करती संयोजी क्रियाएं कहलाती हैं। आधार अभ्यास आदि को सूचित करती, जैसे क्या अब इनमें क्या है, जैसे राम का अभ्यास बढ़ता जा रहा है, वृद्धि हो रही है, तो हो गया प्रगति बोधक। अब श्याम पढ़ने लगा है, शुरू कर दिया है, तो आरंभ बोधक। गायत्री लिख रही है, तो ये काम चलता जा रहा है, सातत्य बोधक। चीनी का भाव बढ़ता जा रहा है, प्रगति बोधक। काम पर तो जाना ही चाहिए या जाना ही पड़ता है, व्यवस्था बोधक। मैं सो चुका हूं, तो ये क्या हो गया, पूर्णता बोधक। मधु प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा करती है, तो ये अभ्यास बोधक। मतलब यहीं पर संयोजी क्रियाओं ने, जब आपको कोई काम में प्रतिबद्धित किया जाए, आपको करना ही है, तो व्यवस्था। जब कार्य बढ़ोतरी पर हो, प्रगति। जब कार्य चल ही रहा हो, तो यहाँ पर सातत्य। जब कार्य अभ्यास में हो, तो अभ्यास। तो ये क्या है, संयोजी क्रियाएं भी इतने प्रकार की हो जाती हैं और इनका प्रयोग हम करते ही रहते हैं। बस जब पढ़ने की बात आती है तो फिर हम घबरा जाते हैं, इसको कैसे पढ़ें, पढ़ते रहते हैं। आप देखिए, वृत्तियों को प्रकट करना, अपनी भावों को प्रकट करना इच्छा के अनुसार, व्यवस्था, संदेह, कर्म। अब यहाँ पर वाच्य का बोध भी देखिए, ये संयोजी क्रियाएं हैं। जब हम विवश हो जाते हैं, जब हम प्रगति के आधार पर कार्य करने लगते हैं, जब हम एक विश्राम की अवस्था में कार्य चल रहा होता है, एक जो हो चुका होता है पूर्णता, तो वही है हमारे बंधु सुखी रहें, ये इच्छा है हमारी, संयोजी है ये। मुझे टहलना पड़ता है, ये क्या हो गया, व्यवस्था हो गया। मलेश्वरी ने पदक जीत लिया होगा, ये संदेह है। अब वाच्य का बोध कराने वाली पुस्तक लिखी जा रही है, कर्म वाच्य है ये। बिंदु से अब चला नहीं जाता, यहाँ भी क्रिया है चलानी है, लेकिन ये भाववाच्य की क्रिया है। आप देखो, मैंने आपको वाच्य पढ़ाए थे भी कुछ दिन पहले वीडियो में, और यहाँ वापस से आ गए। मतलब क्रिया भी तो है, पर क्रिया में भी अब आपको मान लो ये आ गया, चला नहीं जाता। चला नहीं पर आपका अंडरलाइन है, बताओ पद परिचय, तो आप क्या कहेंगे, ये भाववाचक क्रिया है। साथ ही ये अगर आप बता पाए तो ये संयोजी क्रिया भी है ना, क्योंकि यहाँ पर दो क्रियाएं तो हो रही हैं। रंजक क्रिया क्या है, जब मुख्य क्रिया का अर्थ में विशेष सौंदर्य लग जाए। कैसे विशेष सौंदर्य लग जाता है, एक विशेष छवि, आना जाना, उठना बैठना, चलना देना पढ़ना, इनके साथ एक विशेष क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ कोई क्रिया काम कर जाए। जैसे कर आना, रो आना। राधा की झूठी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई, गिलास इतने सुंदर थे कि मैं खरीद ही लाया। तो यहाँ पर इतने सुंदर थे, है ना। पी जाना, खा जाना में भी वाक हो जाए। सर्दी के कारण मैं 3 कप कॉफी पी गया, आ जाऊंगा, खरीद ही लाया। ये एक रोचकता प्रदान कर दी, ऐसा था इसलिए खरीद ही लिया, मैंने खा ही, अच्छा था स्वादिष्ट तो खा ही लिया। तो ये रंजक होती है, मतलब जबरदस्ती तो की पर खुद ही को रोचक लग रही थी वो। और भी देखिए, बालक रो उठता है, तो ये इस तरीके की क्रियाएं तो भी ये। अब देखिए मिश्र क्रियाएं क्या हैं, जो क्रियाएं संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण के साथ सूचक अंश के जोड़ने से बनती हैं। देखिए संज्ञा है प्यार, प्यास, दर्शन, भूल, भूत, ठीक है। क्रिया कर कैसे बनाओगे इनका, करना, प्यार करना, प्यास लगना, दर्शन होना, भूल जाना, भूत बनना। मतलब ये वो संज्ञाएं हैं जिनके साथ यही क्रिया लगती है, तब ये पूर्ण माना जाता है। मिश्र क्रिया क्या है, प्यार पूरा, अब इन दोनों को जोड़ दो तो मिश्र क्रिया बन गई। जब हम संज्ञा और क्रिया को जोड़ दें तो वो मिश्र क्रिया में, अब ये पूरा क्या हो जाए, प्यार करना एक क्रिया है, प्यास लगना पूरा एक क्रिया है, दर्शन होना क्रिया है, पी जाना क्रिया है, खेलते रहना क्रिया। तो ये क्या है, जब आप किसी भी संज्ञा को विशेषण को क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, वो मिश्र बन जाती है। मिश्र क्रिया, देखिए नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, खूंखार से डराने वाले, पर जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अरे यार ये तो मैं रोज ही बोलता हूँ, है ना। तो ये मिश्र क्रियाएं होती हैं जब आप उनको जोड़ने, जैसे प्यार करना हो गई, सुंदर दिखना, लंबा लगना, गोल होना, क्रियाएं हैं। कुछ विशेषण, इधर उधर भटकना, ऊपर नीचे होना,
दाएं बाएं जाना, अंदर करना, बाहर करना, तो ये क्या है? इनसे वाक्य बन रहा है, ये पूरी क्रिया बन रही, ये मिश्र क्रियाएं हैं। अब संरचना की दृष्टि से और भी हैं, सही में समस्त, मतलब उसी के आधार पर समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया में क्या अंतर है? तो देखिए, समस्त क्रिया वो है जो दो क्रियाओं के समास से बनती है, जैसे पढ़ लिख। अरे पढ़ लिख ले भाई, अरे उठ बैठ जाओ, थोड़ा सा काम कर लिया करो, क्या अंदर बाहर होते रहते हो। तो जब ये दो क्रियाएं एक साथ चल रहे तो वो है समस्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं में दो के योग से बनती हैं। मैं आ गया, मैं चल पड़ी, वह सोकर आया, ये दो क्रियाएं एक साथ आ रही, वो संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, जब योजक के साथ आए तो समझते हैं वो, जब वो दो क्रियाएं काम करें तो वो संयोजक क्रियाएं हैं। जब क्रिया विक्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम मिलकर किसी क्रिया के साथ मिल जाएं तो वो क्या है? वो है मिश्र क्रियाएं। और यहां पर हमारा टॉपिक समाप्त। कहने को लंबा था, लेकिन आप देख रहे हैं इतनी सारी क्रियाएं जो आप यूज करते हैं किंतु पता ही नहीं है मैम इनको ये कहते हैं। बहुत आसान है, इतना डीप 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 नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई वाक्य आ जाए तो आप पद परिचय तो दे सकते हैं ना। ये मैंने पद परिचय के लिए आपको पढ़ाया। और कभी आपको लगता है मैम एक बार फिर से उसे बताइए, आपसे फिर से समझना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया जाएगा और मैं वापस लेकर जरूर आऊंगी आपके लिए। लेकिन हमारी ये श्रृंखला चलती जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप मिस ना करें, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर अगली वीडियो में उपस्थित होती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।